हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। और आज की क्लास भैया स्टेट 2021 एग्जाम को लेकर के रहेगी और ये टीजीटी लेवल वाला क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम हिंदी सेक्शन को सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखो भाई। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, किस विकल्प में किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सी जो भाववाचक संज्ञा है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी है। यानी कि तो पहले ऑप्शन की बात करें यहाँ पर बचपन। जो बचपन जो शब्द है यानी कि बचपन है, ये भाववाचक संज्ञा है और ये किससे बना है, यानी कि बच्चा से मिलके बना है आपका बचपन, है ना। बच्चा से बना है बचपन, तो बच्चा कौन सी संज्ञा है भाई, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन है केशोरीय। केशोरीय में आपके पास ये जो शब्द है केशोरीय भाववाचक संज्ञा है और ये किससे बनी है भाई, किशोर से बनी है और किशोर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जो भाववाचक संज्ञा है ये किससे बनी है भाई, ईश्वर से बनी है ये। ठीक है, ईश्वर से बनी है और ईश्वर क्या है आपके पास भाई, कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें इस जो ऐश्वर्य जो भाववाचक संज्ञा है किससे मिलके बना है भाई, ये ईश्वर से बना है। ईश्वर से बना है ऐश्वर्य और ईश्वर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर मातृत्व। तो मातृत्व माता से बना है भाई आपका मातृत्व, और माता कैसा है भाई, यानी जातिवाचक संज्ञा। तो ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ये तीनों। ठीक है, माता, बच्चा, किशोर, लड़का, ठीक है, लड़की, ये सभी कैसी होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, यानी पूरी जाति को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसमें ईश्वर से मिलके बना, ईश्वर से बना है भाई ऐश्वर्य। तो ईश्वर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ईश्वर से यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी बनाई गई है, ऐश्वर्य। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है भाई, किस विकल्प में सेकंड 32 देखो, किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है, यानी कि संकेत कौन से वाक्य में दे रखे हैं। तो संकेत पहले ऑप्शन की बात करें, देखते हैं कि संकेत किस वाक्य में दे रखा है भाई आपके पास। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, प्रियतम मेरा मित्र है। तो यहाँ पर तो कोई संकेत नहीं दे रखा है ना, यहाँ पर तो कोई संकेत ही नहीं है यहाँ पर। तो ये जो वाक्य है ये कौन सा होगा, ये वाक्य का प्रकार यहाँ पर ये होगा वाक्य विधानार्थक वाक्य होगा, यानी कि विधान के बारे में बता रहा है। ऐसे वाक्य जिनमें किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता है, तो ऐसे वाक्य को भाई कौन से वाक्य बोलते हैं भाई, विधानार्थक वाक्य बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन की बात करें, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यदि तुम आओगे तो मैं चलूंगा, है ना, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। तो ये कैसा वाक्य है भाई, ये संकेतार्थक वाक्य है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट भी बात कर लेते हैं कि हो सकता है कल बारिश आ जाए, है ना, हो सकता है, ऑप्शन यहाँ ये दे रखा है कि हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए। तो कल मौसम ठीक हो जाए, तो ये कैसा वाक्य है, तो यहाँ पर ये कैसा वाक्य है, ये संदेह है ना, हो सकता है। तो ये यहाँ पर चांसेस बता रहे हैं, यानी पॉसिबिलिटी बता रहा है, संभावना वाले वाक्य हैं। जिस वाक्य में संदेह के बारे में बताए या संभावना प्रकट होती है, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, संदेहवाचक कहलाते हैं। या फिर जिसमें पॉसिबिलिटी का पता चले आपको, संभावना का पता चले, संदेह का पता चले, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे भाई, संदेहवाचक कहलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन देखो, राजेश अपना कमरा साफ करो। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यानी कुछ एडवाइस वगैरह दे रहा है ना। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, आज्ञा दे रहा है, यानी कि, है ना, ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है ये कौन सा हो गया, कौन सा हो जाएगा भाई, आज्ञावाचक हो जाएगा, आज्ञावाचक, यानी कि कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना, इंग्लिश में भी हम ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या पूछ रहा है कि प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है, यानी कि प्रत्यय की दृष्टि से हमें ये बताना है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर अनुचित है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, मुरेला। मुरेला के अंदर एला जो प्रत्यय है ये जुड़ा है, यानी कि मुरेला शब्द के अंदर एला प्रत्यय सही दे रखा है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, कटीला। कटीला के अंदर इला प्रत्यय, तो ये भी यहाँ पर सही दे रखा है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, विलीन। विलीन में वही इन प्रत्यय नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, विलीन जो शब्द है इसके अंदर वही उपसर्ग हुआ है, वी प्लस में लीन,
वी इसके अंदर क्या है, उपसर्ग है, और लीन क्या है भाई, आपका मूल शब्द है। विलीन शब्द में उपसर्ग आएगा, प्रत्यय नहीं आएगा, तो आंसर रहेगा आपके पास भाई ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय की दृष्टि से अनुचित कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि इसमें प्रत्यय है ही नहीं। क्या है इसके अंदर, उपसर्ग है, और उपसर्ग कौन सा है भाई, वी इसके अंदर उपसर्ग है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है ससुराल, इसमें आल प्रत्यय है, तो ये भी यहाँ पर सही है। अनुचित कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में समास विग्रह वाला क्वेश्चन है। देखो समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है, यानी कि सही कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको ये बताना है, यानी कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लें, क्या है, हथ हथकरघा, हाथ से चलने वाला करगा। ठीक है, हाथ से चलने वाला करगा, तो यहाँ पर ये तो सही दे रखा है, बिल्कुल सही है ये, तो यही इसका आंसर आएगा। हाथ करगा किसको बोलते हैं भाई, हाथ से चलने वाला करगा को बोलते हैं हथकरघा। ठीक है, सही दे रखा है। सेकंड ऑप्शन है, देखो इनको भी देख लेते हैं, भुजंग भूमि में जन्म लेने वाला, ये गलत दे रखा है भाई। भुजंग नहीं, भुजंग होता है आपके पास, या भुजक भाई सांप को कहते हैं। ठीक है, सांप को बोलते हैं भाई भुजक, यहाँ गलत दिया हुआ है ये भुजक। क्या आंसर आएगा इसका, यानी कि भुजक का, यानी कि विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जो भुजाओं के बल चलता है ना, भुजाओं के बल चलने वाला, ऐसे इसका हम विग्रह कर सकते हैं। भुजाओं के बल चलने वाला, या भुजाओं के बल चलने वाला, तो भुजाओं के बल चलने वाला कौन होता है भाई, सांप होता है, यानी सांप का ये पर्यायवाची हो जाता है। भुजग भी कह सकते हैं और भुजंग भी कहते हैं, भुजंग भी सांप को कहेंगे भाई, और भुजग भी सांप को कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड, देशभक्ति। देश के द्वारा भक्ति नहीं होती भाई, क्या होती है, देश यहाँ पर के लिए भक्ति होती है, देश के लिए भक्ति होती है, तो यहाँ पर के लिए आएगा, के द्वारा यहाँ पर गलत दे रखा है, और यहाँ पर कौन सा यहाँ पर समास हो जाएगा, के लिए दे रखा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष में भी बात करें तो कौन सा आएगा, देश के लिए भक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, देश के लिए भक्ति, तो के लिए है तो संप्रदान यहाँ पर तत्पुरुष रहेगा। ठीक है, कौन सा तत्पुरुष आएगा भाई, संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर समास आएगा। नेक्स्ट बात करें पशु बलि, तो पशु बलि में क्या दे रखा है, यहाँ पर इसने पशु बलि में दिया है इसने पशु के लिए बलि, तो पशु के लिए नहीं होता, पशु की बलि होता है, पशु की बलि। और कौन सा समास हो जाएगा भाई इसके अंतर्गत, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा, पशु बलि का समास विग्रह होगा पशु की बलि, और देशभक्ति का होगा देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा भाई, संबंध संप्रदान तत्पुरुष आएगा, और जो है पशु बलि इसमें कौन सा समास आएगा, संबंध तत्पुरुष आएगा। ठीक है, साथ साथ हमने समास भी पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर कौन सा उचित दिया हुआ था, कौन सा सही दे रखा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सही दे रखा था, बाकी इन तीनों ऑप्शन में गलत दिया हुआ था, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछ रहा है भाई, 35 में 35 का सवाल क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है, यानी कि कौन से ऑप्शन में अनुपसर्ग नहीं आएगा, ये बताना है। देखो पहले ऑप्शन की बात करें, अनुपातिक, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, क्या दे रखा है इसने, अनुपातिक, है ना, अनुपातिक, तो अनुपातिक को कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे अनु प्लस में पात प्लस में इक, अनुपातिक को भाई ऐसे लिखेंगे, अनु प्लस में पात प्लस में इक। तो देखो इसमें कौन सा उपसर्ग आ गया, अनु उपसर्ग आ गया फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो और इक यहाँ पर इक नहीं आएगा, इत है, इत आएगा ना, अनुपातिक है। तो यहाँ पर उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है इस शब्द में। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, अनुदात, अनुदात को कैसे लिखेंगे, यानी कि इसका विग्रह करेंगे तो कैसे आएगा भाई, इसका विग्रह आएगा आपके पास
अनुदात को लिखेंगे हम लोग क्या, अनु प्लस उदत, है ना। क्या लिखेंगे भाई इसको हम लोग, और ये हमारे पास क्या यहाँ पर अनुदित, अनुदित को लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, अनु प्लस में उदय, अनु प्लस उदय प्लस इत, तो इसके अंदर भी अनु उपसर्ग है, उदय मूल शब्द हो गया और इत यहाँ पर प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन बात कर ले, अनुरंजक, अनुरंजक में भी क्या होगा भाई, अनु प्लस में रंज प्लस में इक, ठीक है। तो देखो तीनों के अंदर पहले ऑप्शन में भी यानी अनुपातिक के अंदर भी अनु उपसर्ग है, अनुद्वित के अंदर भी अनु उपसर्ग आ रहा है, और अनुरंजक के अंदर भी क्या है, अनु उपसर्ग आ रहा है। तो अनु उपसर्ग किसके अंतर्गत नहीं है, सेकंड ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पर अनु उपसर्ग नहीं आएगा। अनुदात को कैसे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अनुदात को लिखेंगे हम लोग अन प्लस में उदत, है ना, अन प्लस में उदत क्या बनेगा भाई, अनुदात बन जाएगा, ठीक है। अन प्लस में उदत क्या बनेगा भाई, अनुदात बन जाएगा, लिख देते हैं इसको। इसमें अन उपसर्ग आएगा, अन प्लस में उदात, और उदात यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। तो आंसर जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। बाकी इन तीनों में यहाँ पर अनु उपसर्ग है, पहले ऑप्शन में, थर्ड में और फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है, यानी कि कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो गलत दे रखा है। तो 36 का देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, पहले ऑप्शन की बात करें कि री का उच्चारण स्थान मुर्दा है, तो एक बार इसको हम पीछे वाले को थोड़ा सा रब कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें कि री का उच्चारण स्थान मुर्दा है, तो ये तो स्टेटमेंट यानी कि सही है, री का उच्चारण स्थान में मुर्दा ही होता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें यहाँ पर कि विसर्ग ध्वनियों की गणना नासिकीय वर्णों में की जाती है, तो ये भी यहाँ पर सही दे रखा है। हमें तो बताना है ना कि कौन सा गलत है, तो ये तो यहाँ पर सही दे रखे हैं, यह और वह को अर्ध स्वर बोला जाता है, ये भी सही दे रखा है। गलत कौन सा है वो बताना है ना। ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई, विसर्ग की ध्वनि है ना वो नहीं होती आपके पास, जो है ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी सही दे रखा है, डे और डे उच्चिप्त वर्ण कहलाते हैं, सही है, ये और वैध स्वर कहते हैं, री का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है। ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये यहाँ पर गलत दे रखा है, तो यही इसका जो गलत दे रखा है वही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, तो ध्यान रखना है आपको भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आएगा। बाकी ये तीनों तो सही दे रखे हैं, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही दिया हुआ है आपका भाई। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर क्या है भाई आपका, यहाँ पर ये 36 हो गया, 36 का आंसर भाई 2 रहेगा, और 35 का भी आंसर 2 रहेगा, ठीक है। आंसर की के अकॉर्डिंग मैं साथ साथ यहाँ पर मैच करते चल रही हूँ, सेकंड ही ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, 36 का सेकंड ऑप्शन ही आएगा, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मैच कर लिया है। चलो आगे देखो भाई, और विसर्ग ध्वनियां है ना तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं भाई, जो विसर्ग है ना तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। ये लास्ट 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग कौन सी ध्वनियों में किया जाता है, विसर्ग ध्वनियों में किया जाता है तत्सम शब्दों का प्रयोग, ठीक है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना। 37 देखो, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं, 37 का क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या दे रखा है देखो, लाजवाब, मशीन, पवन, सेकंड ऑप्शन में है कारीगर, अतिशोक्ति, कहानी, थर्ड ऑप्शन में है मुमकिन, तो इसका आंसर वही ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में ना ये जो चार तीनों जो शब्द दे रखे हैं ना ये विदेशज हैं, ठीक है, तो आंसर रहेगा भाई 37 का ऑप्शन नंबर 4। 38 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, प्रायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत चुनना है, यानी कि हमें कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत दे रखा है। तो देखो जो फोर्थ ऑप्शन है ना वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, देखो कोआ, कौए का प्रायवाची भाई मधु दूत नहीं होता, अतिसौरभ नहीं होता, प्रिय नहीं होता, ठीक है। कौए को क्या कहते हैं, पिसुन बोलते हैं, काक बोलते हैं, है ना, ये सब कौए के प्रायवाची होते हैं, तो यहाँ पर ये गलत दे रखे हैं।
ठीक है। मधुदूत किसका पर्यायवाची होता है भाई? मधुदूत किसको कहते हैं? अति सौरभ किसको कहते हैं भाई? ये अभी बताती हूँ, मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, अभी बताती हूँ आपको। यहाँ लिखवा देती हूँ साइड में। ये मधुदूत है ना, ये जो शब्द है आपका मधुदूत शब्द है, अति सौरभ है, ये जो शब्द है ये किसके पर्यायवाची हैं भाई? ये आम के पर्यायवाची है। ये आम शब्द के पर्यायवाची है। आम्र हो गया, आम के पर्यायवाची दे रखे हैं ये मधुदूत, अति सौरभ, आम्र। ठीक है। और यहाँ पर कौआ, तो कौए के पर्यायवाची ये नहीं होते। ठीक है, तो गलत हो गया ना यहाँ पर, तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर 4 के साथ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर इस 38 का करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इस पर्यायवाची में बताना था कि असंगत कौन सा है, तो गलत कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है यहाँ पर गलत। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। 39 में भाई क्या पूछ रहा है? चलो 39 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 39 है, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? यानी नापतोल का जिसपे जिक्र आ जाए, नापतोल का जहाँ पर बोध होता है उसको क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है वो। तो देखो पहला ऑप्शन की बात करें कि मैं नीली कमीज नहीं पहनता, तो कमीज की यहाँ पर भाई विशेषता बताई है ना, कमीज कैसा है? नीला है, तो ये कौन सा विशेषण आएगा इसमें? तो गुणवाचक विशेषण होगा। सेकंड ऑप्शन देखो, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, बहुत ओले गिरे, है ना, तो यहाँ पर नापतोल का बोध हो रहा है, यानी कि ओले बहुत ज्यादा गिर गए, तो ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। थर्ड की बात करें, खेल का मैदान लंबा है, तो मैदान की यहाँ पर विशेषता बता दी कि मैदान कैसा है? लंबा है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, दिनेश अच्छा गायक है ना, तो गाने की विशेषता बताई है कि कैसा गाता है भाई? अच्छा गाता है, यानी कि दिनेश, है ना, दिनेश अच्छा गाता है, तो ये कैसा हो गया भाई? गुण बता दिया उसका, है ना, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो आंसर रहेगा इसमें परिमाणवाचक कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, देखो, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी सी होती है, उक्त भाव की यानी कि इस भाव के अकॉर्डिंग कौन सी लोकोक्ति आएगी? तो पहला ही ऑप्शन इसका सही रहेगा कि डूबते को तिनका का सहारा। इसका यही तो मतलब होता है कि यानी विपत्ति के समय, है ना, डूबते समय थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बड़ी होती है, तो आंसर रहेगा डूबते को तिनका का सहारा, ये लोकोक्ति है, इसका भाव यहाँ पर सही दे रखा है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 40 का हो गया फर्स्ट ऑप्शन। 41 देखो, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? यानी कि सर्वनाम से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर अशुद्धि है, यानी कि गलत दिया हुआ है, शुद्ध नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा क्या है? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, तो सही है ये तो। सेकंड ऑप्शन भी देखते हैं, वह, मैं अपना कार्य, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, वह है। सेकंड ऑप्शन, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, तो ये भी यहाँ पर सही दे रखा है। जिसने भी खाया सराहा, जिसने भी खाया है सराहा है। फोर्थ ऑप्शन देखो, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, यहाँ पर मेरे को है ना, इसमें मिस्टेक है, इसमें होना चाहिए कि मुझे, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो यहाँ पर अशुद्धि की क्या हो गई? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर अशुद्धि दी हुई है, मिस्टेक दी हुई है, और ये सर्वनाम से रिलेटेड ये क्या है? अशुद्धि है इसमें, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो, बाकी इन तीनों में यहाँ पर ये शुद्ध दे रखी, इनमें कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ पर मेरे को की जगह क्या आना चाहिए भाई? मुझे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, 42 का, विलोम की दृष्टि से अनुचित युगम पहचानिए, यानी कि कौन से युगम के अंदर अंतर्गत, यानी कि ये विलोम की दृष्टि से यहाँ पर गलत पेयर दिया हुआ है। बद का क्या होता है? नेक। ठीक है, बद का मतलब बुरा, नेक का मतलब अच्छा। देखो ये तो सही दे रखा है, यानी कि दोनों आपस में उल्टे दिए हुए हैं, विलोम की दृष्टि से सही है। दुष्चरित्र, निश्चरित्र, तो ये तो समानार्थी दे दिए यहाँ पर। दुष्चरित्र का क्या हो जाएगा भाई? विलोम सच्चरित्र होगा। दुष्चरित का मतलब बुरा आचरण करने वाला, और सच्चरित का मतलब क्या होगा? अच्छा आचरण करने वाला, तो ये इसका यहाँ पर आंसर आएगा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर ये अनुचित दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। सही क्या होगा भाई, ये होगा। ये दोनों तो समानार्थी दे दिए यहाँ पर। और विलोम क्या होगा, ये होगा। विस्तृत का संक्षिप्त, ठीक है। विस्तृत का मतलब फैला हुआ, संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट में बताना, ठीक है। मधुर का कटु ही होता है, विलोम सही दे रखा है यहाँ पर। तो गलत कहाँ दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में। बाकी इन तीनों में सही दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें अनुचित ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। 43 देखो, क्वेश्चन नंबर 43 क्रिया से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है, यानी कि कौन सा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो ज्यादातर क्वेश्चन देखो अनुचित के पूछता है, यानी कि गलत कौन सा है, बेमेल कौन सा है, या फिर कौन से ऑप्शन में नहीं वाले क्वेश्चन भी पूछता है। तो आपको क्वेश्चन भाई एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है कि नहीं पूछा है, सही पूछा है, अशुद्धि पूछी है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछा है, तो उस हिसाब से हमें आंसर देखना है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, भिखारी सड़क पर चिल्ला रहा है। तो क्या दिया है यहाँ पर, अकर्मक क्रिया सही दे रखा है कि चिल्लाना का संबंध सीधा किससे है, भिखारी पर पड़ रहा है ना। चिल्लाना है सीधा, इसका जो डायरेक्ट लिंक है भिखारी से हो रहा है, तो ये सही है। और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसके अंदर कोई कर्म नहीं होता। तो इसके अंदर भाई कोई कर्म नहीं है। भिखारी सड़क पर चिल्ला रहा है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, कोई कर्म यहाँ पर नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता ना। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, यानी सकर्मक क्रिया कहते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो भाई, राधा श्याम को पत्र लिखती है, द्विकर्मक क्रिया सही दे रखा है। भाई राधा किसे पत्र लिखती है, सबसे पहले देखो क्या का जहां पर जवाब मिल जाए ना तो सकर्मक क्रिया होगी। तो राधा क्या लिखती है भाई, राधा क्या लिखती है, पत्र लिखती है, हमें आंसर मिल गया। किसे लिखती है, तो ये तो हो गया, यानी कि पहला जवाब मिल गया हमें। सेकंड देखो, यहाँ पर किसे लिखती है, वो भी उसका आंसर भी यहाँ पर मिल रहा है। किसे लिखती है भाई, श्याम को लिखती है ना। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी कि ये पहला कर्म हो जाएगा और ये दूसरा कर्म हो जाएगा। दो कर्म हो गए ना, द्विकर्मक क्रिया का ये उदाहरण है। तो ये यहाँ पर सही दे रखा है। थर्ड देखो, बगीचे में मोर नाच रहा है। तो क्या नाच रहा है भाई, क्या का तो जवाब ही नहीं मिला। देखो नाचना का संबंध है ना, मोर नाच रहा है, ये तो बात चलो सही है ना। देखो बगीचे में मोर नाच रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 43 का करेक्ट आंसर ये आएगा भाई। क्या है, 43 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, बगीचे में मोर नाच रहा है। तो नाचना का संबंध सीधा किससे है, मोर से है। जो क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता के ऊपर पड़ जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, सकर्मक नहीं कहेंगे। कौन सी क्रिया कहेंगे भाई, अकर्मक रहेंगे। तो आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आएगा, सकर्मक नहीं आएगा। कौन सी क्रिया आएगी भाई, अकर्मक आएगी, ठीक है। कर्म यहाँ पर नहीं है, कोई कर्म यहाँ पर नहीं है। नाचना क्या है, क्रिया है, मोर यहाँ पर करता है। और बगीचा क्या दिया हुआ है, तो स्थान दे रखा है भाई यहाँ पर, है ना, कर्म थोड़ी है ये। बगीचे में मोर नाच रहा है, ये तो यहाँ पर यानी कि स्थान दे दिया, कर्म थोड़ी है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना ये यहाँ पर। ये फोर्थ ऑप्शन देखो कि वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो ये भी यहाँ पर सही दे रखा है। 44 का क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 44, संधि विच्छेद बताना है कि कौन से ऑप्शन में अनुचित दे रखा है, यानी गलत दे रखा है। पहले ऑप्शन देखे, पहले ऑप्शन में चेक करते हैं, ये यहाँ पर सही दे रखा है, विसर्ग संधि भाई, इसका संधि विच्छेद सही दिया हुआ है। बहिरेखता, बही प्लस में एकता, आशीर्वचन, आशी प्लस में वचन, ये भी सही दे रखा है। रतिरंश भाई, इसके अंतर्गत विसर्ग नहीं आएंगे, ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें। रतिरंश को भाई रति प्लस में रंश ही लिखेंगे, यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा इसमें। तो मिस्टेक यहाँ पर अनुचित कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर भाई विसर्ग नहीं आएगा, सिंपल इसका संधि विच्छेद ऐसे करेंगे रतिरंश का। तपश्चर्या, तप है प्लस में चर्या, तो ये क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ये तो यहाँ पर सही है ना। विसर्ग दिख रहा है, इसका मतलब विसर्ग संधि का उदाहरण है। मिस्टेक कहाँ है भाई, इसके अंतर्गत विसर्ग नहीं आएगा, रति में विसर्ग नहीं आएगा, सिंपल आएगा रति प्लस में रंस, रति रंस। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ पर ये अनुचित दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। 44 का होगा ऑप्शन नंबर 3। लास्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदी का, इसमें पूछा है मुहावरा कि कौन सा मुहावरा यहाँ पर संगत नहीं है, यानी
गलत दिया हुआ है यहाँ पर। देखो निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ यहाँ पर संगत नहीं है। देखो नैले पर दहला मारना, करारा जवाब देना सही दे रखा है। सेकंड ऑप्शन बात करें, बतीसी बंद हो जाना यानी चुप हो जाना, है ना, सही दे रखा है ये तो, ये भी सही दे रखा है। थर्ड देखो, सिर का पसीना पांव तक आना, यानी कि सिर का पसीना भाई पांव तक आ रहा है, यानी कि कठिन परिश्रम कर रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो ये भी यहाँ पर सही दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन देखो, थाली का बैंगन होना, सर्व सुलभ होना, ये यहाँ पर गलत दे रखा है। तो जो गलत दे रखा है वही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि इस मुहावरे में पूछा है कि संगत नहीं है, यानी कौन सा मुहावरा गलत दिया हुआ है। तो गलत कौन से में दे रखा है भाई, थाली का बैंगन होना, सर्व सुलभ होना, ये इसका मीनिंग नहीं होता। इसका मीनिंग क्या होता है भाई, थाली का बैंगन होना, इसका मतलब होता है जिसका कोई निश्चित मत नहीं होता, यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो हर बात में अपनी राय बदलता रहता है ना। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इसका ये नहीं आएगा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होगा। तो इसका आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर 4। तो हिंदी के हमने 15 क्वेश्चन भाई डिस्कस कर लिए हैं, और एसटेट के अंदर ऐसे इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वनाम से रिलेटेड पूछा जाएगा, संज्ञा से रिलेटेड पूछा जाएगा, मुहावरा पूछ सकता है, लोकोक्ति पूछ सकता है, आपके पास क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, विलोम की दृष्टि से पूछेगा, पर्यायवाची पूछ सकता है, यही इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यानी कि एस्टेट में वही 10 से यानी कि 10-11 टॉपिक से ही ज्यादातर हिंदी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10-11 टॉपिक हम लोग एक दिन बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम एक दिन डिस्कस करेंगे कि एस्टेट के रिगार्डिंग हिंदी सेक्शन में कौन कौन से भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी और पेपर का एनालिसिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।